जय हिंद बच्चों। आज मैं आप लोग से बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि आर्टिकल 21 है और इससे रिलेटेड जो केसेस हैं इसके संदर्भ में डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। वो है प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसका मतलब होता है कानून की उचित प्रक्रिया और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड ऑफ लॉ का मतलब है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और यह है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसका मतलब होता है कानून की उचित प्रक्रिया। इस चैप्टर में जाने के पहले हमें सबसे पहले आर्टिकल 21 को समझना है, जो पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे। आर्टिकल 21 कहता है कि ए पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड of his life and personal liberty except according to the procedure established by law। यानी किसी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को उसके जीवन से और उनकी स्वतंत्रता से, निजी स्वतंत्रता से, क्योंकि पर्सनल लिबर्टी है, वंचित नहीं किया जा सकता। एक्सेप्ट किया जा सकता है सिर्फ वह प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के थ्रू। यानी सिंपली समझे जाए कि किसी भी व्यक्ति को, जो आर्टिकल 21 कहता है, उसके जीवन से और निजी स्वतंत्रता से किसी भी रूप में वंचित नहीं किया जा सकता है। अगर किया जाएगा तो कानून किया जाएगा। यह आर्टिकल 21 कहता है, जिसके बारे में हम लोगों ने कल डिटेल स्टडी किया था कि लाइफ की स्वतंत्रता क्या है और पर्सनल लिबर्टी क्या है। दोनों बात कर लिया था। उसमें एक फ्रेज आ रहा है प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यह बहुत ही विवादास्पद बना है। इसको संदर्भ को आप समझते हैं। इसे समझने के लिए थोड़ा सा हमें हिस्ट्री की तरफ जाना होगा। हिस्ट्री ये है कि जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये थोड़ी सी डिस्प्यूटेड है, जिसकी बारीकियों को हमें समझना होगा। जब भारत का संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने आर्टिकल 21 में प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के स्थान पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वकालत किया था। उन्होंने यहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रखे जाएं, प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ न रखे जाएं। इसके लिए जो हमारी संविधान सभा थी, इन्होंने अमेरिकी संविधान के एक विशेषज्ञ, जिनका नाम था जस्टिस फिलिप, यानी
न्यायाधीश थे अमेरिका के, वो हमारे संविधान को एडवाइस दिया करते थे, क्योंकि भारत सरकार ने उनसे कंसल्ट किया था कि आप उन्हें एडवाइस करें भारत के संविधान बनाने में। तब उन्होंने इसे मना किया था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ न रखे जाएं। क्यों मना किया था और डॉक्टर बी आर अंबेडकर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्यों चाहते थे आर्टिकल 21 में, जबकि हमारे जो आर्टिकल 21 में है वो कहता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इन दोनों की बारीकियों को समझना होगा क्या होता है। अब तो ये बातें आ गई, हमने अभी तक ये व्याख्या नहीं किया कि ये दोनों है क्या। ये बातें कुछ केसेस से समझने पड़ेंगे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे संविधान में नहीं है। हमारे संविधान में है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो सबसे पहले दोनों के बारीकियों के अंदर को समझते हैं क्या। तब इससे रिलेटेड केसेज आए हैं 1978 में, और एक नया डेफिनेशन आ गया है, उसे इस रूप में समझते हैं आप। पहले एक सिंपल डेफिनेशन वो ये है, एक बार फिर से फ्रेश कर लें आर्टिकल 21 को। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड इन हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड लॉ। इशू यहीं पर है और हमारे संविधान में ही है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर, वो इनकी वकालत कर रहे थे, लेकिन ये हमारे संविधान में इंसर्ट नहीं किया गया, बल्कि इसे को रखा गया प्रोसीजर ऑफ एस्टैब्लिश्ड लॉ। अब देखते हो क्या है, पहले इनकी बारीकियों को समझ लेंगे, उसके बाद इनके सारे इश्यूज को समझ लेंगे कि वो क्या कहना चाहता है। देखो, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को एक पहले आम जनता की भाषा में समझ लो। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, शक के आधार पर, शक यह है कि आपके रहने से यहां पर व्यवस्था बिगड़ेगी, राइट? क्योंकि यह कानून कहा है, हमारी संसद ने यह कानून बनाया कि आपके इस जगह पर उपस्थित रहने से कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसलिए आपकी उपस्थिति अगर है तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गई बातें? यह है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्योंकि कानून ने कह रहा था कि आप यहां पर हो और पुलिस को अधिकार है। पुलिस का अधिकार मतलब पुलिस को भारत संसद ने जो कानून दी है या राज्य विधायिका ने कानून दी है, उसके हिसाब से वो काम करेगी और एक कानून के आधार पर आपको गिरफ्तार कर लेगी। क्योंकि पुलिस ने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया, यह कानून है। जैसे एक विवाद है, इश्यूज है कि अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत अगर वो किसी के विरुद्ध में यह कहता है कि उसे अनुसूचित जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके उसे उत्पीड़ित किया है, टॉर्चर किया है, तो आपको गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कोई कारण नहीं पूछे जाएंगे, आपकी गिरफ्तारी होगी। बेशक आपने नहीं किया है, पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, आप आगे चलेंगे। कारण पुलिस ने
कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया। पुलिस को इससे मतलब नहीं है, कानून को इससे कोई मतलब नहीं है, न्यायालय को कोई मतलब नहीं है कि आपने उत्पीड़न किया या नहीं किया। कानून बना दिया गया कि बिना वारंट जारी होगा, आपको गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, आपसे कोई पूछताछ नहीं करी जाएगी क्योंकि कानून नहीं कहता। ये है बातें। उसी तरह से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है कि जो गिरफ्तारी हो रही है वो फेयर हो, जस्ट हो, रीजनेबल हो। यानी जो भी गिरफ्तारी है वो कितना जायज है, इस तरह के कानून की मंशा क्या है, इन बारीकियों को समझता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह कहता है कि विधायिका ने जो कुछ कानून बनाए हैं, संसद ने जो कुछ कानून बनाए हैं वो उचित है, क्योंकि एक विधायी प्रक्रिया के द्वारा बना है। भाई कानून कैसे बनता है? विधेयक लाए जाते हैं, प्रथम रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होता है, बहुमत से पास होते हैं, कमेटी बनती है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है, एक निश्चित प्रक्रिया है। इसलिए इस प्रक्रिया के थ्रू जो भी कानून बना वो उचित है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया उचित है। इस पर न्यायपालिका सवाल नहीं उठा सकता। न्यायपालिका जो व्याख्या करेगी इसी के आधार पर करेगी कि क्या कानून का पालन किया गया है या नहीं किया गया। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि कानून का पालन किया गया, पुलिस ने उत्पीड़न एक्ट के अंतर्गत आपको गिरफ्तार कर ली क्योंकि कानून कह रहा था। ये बात है। उसी तरह से जो कानून की उचित प्रक्रिया है, जो कहता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो भारत में नहीं है या अमेरिका में है, वो कहता है कि जो भी कानून है वो न्याय संगत होनी चाहिए। न्याय संगत का मतलब है कि केवल कानून का पालन करना ही कानून नहीं है, बल्कि उसे न्याय संगत, निष्पक्ष और उचित होना चाहिए। यानी जो कानून बना वो सही है कि नहीं है, क्या उससे किसी का मौलिक अधिकार का हनन होता है, किसी की स्वतंत्रता लॉस होती है, इसकी जजमेंट करना ही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। अब इनकी एक एक बारीकियों को समझेंगे कि आखिर ये बातें आई क्यों। देखो, इसकी जो बात आ रही है, सबसे पहली बार जो मुद्दा आया है वो मुद्दा है, एक केस आया है मद्रास में, ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास। ए.के. गोपालन एक लीडर है, सीपीआई का थे। उन्हें पुलिस ने, यानी मद्रास पुलिस ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का मतलब है शक के आधार पर गिरफ्तारी करी जाएगी। वो कम्युनिस्ट लीडर थे, शासक थे। उन्होंने कोर्ट में पिटीशन लगाया कि भाई शक के आधार पर जो गिरफ्तारी की गई, इससे मेरा आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का वायलेशन है। आर्टिकल 19 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 21 कहता है आपकी निजता, निजी स्वतंत्रता, और जो आपने बताया आपको 21 के अंतर्गत किसी को उसके जीवन से, उसे निजी स्वतंत्रता से विधि के आधार पर ही प्रतिबंध कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ए.के. गोपालन ने मद्रास हाईकोर्ट में ये मुकदमा लाए कि उनके साथ जातियां हो रही है, संविधान का पालन नहीं हो रहा है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है, इवन आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन है, जो समता का अधिकार है, भेदभाव किया जा रहा है। जब मुकदमा कोर्ट में गई,
कोर्ट में हार गए। कोर्ट का कहना था कि उनकी गिरफ्तारी विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के थ्रू हुई, क्योंकि कानून कह रहा है कि शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तार होगा तो होगा। वहां पर वो जीत गए, यानी हार गए, सरकार जीत गई। उसके बाद और भी केसेस आए। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस आया मेनका गांधी का। बात 1977 की है। मेनका गांधी जो श्रीमती इंदिरा गांधी की बहू हैं, उन्हें विदेश जाना था। विदेश जाना था किसी बात पर के लिए, किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में या विदेशी मीडिया को कुछ इंटरव्यू देने थे। उनकी एक मैगजीन थी जिसका नाम था सूर्या, और सूर्या मैगजीन की वो एडिटर थी। हालांकि सूर्या मैगजीन का जो इस्टेब्लिशमेंट किया था उनकी माता ने की थी, अमरदीप कौर ने। उस दौरान एक इंसिडेंट हुआ है। बाबू जगजीवन राम के एक बेटे थे, सुरेश राम। सुरेश राम एक सेक्स स्कैंडल में पकड़े गए। उनके कुछ फोटो वायरल हुए उस टाइम। ये फोटो सूर्या मैगजीन में छपा गया, और सूर्या मैगजीन थी इनकी, मेनका गांधी की। नहीं, उस दौरान छापा नहीं गया था, छपने की संभावना थी, क्योंकि जगजीवन राम एक सशक्त नेता थे उस टाइम, प्रधानमंत्री के दावेदार थे। इंदिरा गांधी से उनके बन नहीं रही थी। खैर, वो अलग राजनीतिक इश्यूज है, उधर जाना ठीक नहीं है, फिर संवैधानिक इश्यूज नहीं समझ पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कंटेक्स्ट लेना पड़ता है। तब ये हुआ क्या कि सरकार जनता पार्टी की थी, जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री थे, और उनके बेटे पर सेक्स स्कैंडल की इवेंट आ गए थे। उनकी कुर्सी जाने वाली थी, प्रधानमंत्री के दावेदारी जो कर रहे थे वो कुर्सी मिलना तो दूर की बात है। हालांकि उस टाइम जगजीवन राम काफी सशक्त नेता थे हिंदुस्तान के, इसलिए वो जो पासपोर्ट उन्होंने विदेश जाने के लिए एप्लीकेशन लगाया था, मेनका गांधी ने उस पासपोर्ट को इंबाउंड कर दिया गया, यानी उस पर रोक दिया गया। उन्हें कहा कि अपना पासपोर्ट वापस ले लें, आप नहीं जा सकते। मेनका गांधी ने इसे चैलेंज की कि मुझे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, यानी विदेश विभाग है, ये मुझे बताए कि मैं क्यों नहीं जा सकती। विदेश विभाग का जवाब आया कि ये कानून कहता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में आप नहीं जा सकते। ये इशू आया क्योंकि विदेश विभाग ने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया, इसलिए आप विदेश नहीं जा सकते। इस पर लंबी मुकदमेबाजी हुई, बहस हुआ, और जो एक एक गोपालन के केस के संदर्भ में कोर्ट ने जो फैसला किया था, उस फैसलों को पलट दिया गया। पलट इसलिए दिया गया कि भाई किसी पर आप प्रतिबंध लगाते हैं, यहां वकालती हुई आर्टिकल 14 की, समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, और ये आर्टिकल 21 की, कि इन तीनों का उल्लंघन हो रहा है। किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण जाने, उसका बिना पक्ष सुने आप सजा कैसे दे सकते हैं आप? इसलिए यहां पर वकालत स्टार्ट हो गई सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि हमें
और भी अधिकार है जुडिशियल रिव्यू करने का, वो है ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। अब किसी पर प्रतिबंध लगाते हैं आप, तो होना चाहिए फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, निष्पक्ष होनी चाहिए। अब इसी के आधार पर, हालांकि हमारे संविधान में इंसर्ट तो नहीं किया गया है आर्टिकल 21 में, लेकिन अब जो जुडिशरी इस आधार पर व्याख्या करती है कि वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है या नहीं है। इन्हीं की बारीकियों को आपको मैं एक कानूनन समझाने जा रहा हूं। वैसे एक ब्रीफिंग मैंने आपको दे दी। अब देखिए क्या है केस। दोनों है जो बोथ प्रोसीजर है इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक डॉक्ट्रिन्स है, लीगल डॉक्ट्रिन्स है। लीगल डॉक्ट्रिन्स का मतलब होता है कानूनी प्रोसीडिंग का सिद्धांत है और कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक ब्रिटेन से आ रहा है, ये जो प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड लॉ है ये यूके से आया है और ये यूएसए से आया है। भारत में इसे इस्टैब्लिश किया गया है और कहता यह है द प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड लॉ, दिस प्रिंसिपल मीन दैट अ लॉ इनैक्टेड बाय द लेजिस्लेचर is considered valid as long as it has been passed following the proper legislative process। यानी वो सारे लॉ वैलिड हैं जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस से पास किए गए हैं। इस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। कोर्ट डू नॉट क्वेश्चन वेदर द लॉ इज फेयर, जस्ट और रीजनेबल। कोर्ट इस पर प्रश्न नहीं उठा सकता कि जो कानून है वो सही है या गलत है, इससे किसी व्यक्ति का राइट्स का उल्लंघन होता है या नहीं होता है, उससे मतलब नहीं है। क्योंकि कानून है इसलिए ये पालन हुआ है। ओनली वेदर इज प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर वाज फॉलोड, केवल कोर्ट ये देखेगा कि क्या कानून का पालन हुआ है या नहीं हुआ है, वो विधिवत है या नहीं है। ये हो गया आपके लिए ये। तो इसके मेन फीचर ये निकल कर आते हैं कि ये फोकस किस पे करता है। फोकस ओनली वेदर द प्रोसीजर, सिर्फ प्रोसीजर को फोकस कर रहा है कि प्रोसीजर व्हाट एवर मेंशन्ड इन द लॉ और नॉट, नंबर वन। दूसरा, डजंट चेक वेदर द लॉ इटसेल्फ इज फेयर। इस बात का कोर्ट ने चेक नहीं करेगा कि कानून निष्पक्ष है, तर्कसंगत है, फेयर है। तीसरा है कि कोर्ट कांट स्ट्राइक डाउन लॉ जस्ट बिकॉज, मतलब कोर्ट इसे रोक ही नहीं सकता। इफ इट इज वायलेट फंडामेंटल राइट्स बाय दिस लॉ, अगर उस लॉ के थ्रू किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स वायलेट्स होता है, चाहे आर्टिकल 14 वाला हो, आर्टिकल 19 वाला हो, आर्टिकल 21 वाला हो, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, ये कहता है। इसलिए तीन बातें मेन है। फिर आगे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल ये है कि अगर इंडियन पार्लियामेंट, इफ इंडियन पार्लियामेंट पासेज ए लॉ, कोई लॉ पास करती है टू डिटेन इंडिविजुअल विदाउट ट्रायल, किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी बिना ट्रायल का कर ले, एंड इट फॉलोज द करेक्ट लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, और वो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर फॉलो की जाती हैं, कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट विल अपहोल्ड द लॉ इवन इट इज अनजस्ट। वो कानून ठीक नहीं है, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, लेकिन कोर्ट उसे जायज कहेगी, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल। ये पॉइंट है। तो इस संदर्भ में बहुत सारे केसेज आए। हमने एक दो केस की, गोपालन का केस का चर्चा किया और उनका केस का चर्चा किया, मेनका गांधी का। मेनका गांधी ने एक तरह से एक नई जीवन दे दी
उनका एक केस हर भारतीयों को एक नया जीवन दे दिया है, ताकि कानून कहते हुए भी अगर कानून तर्कसंगत नहीं है, जायज नहीं है, तो जुडिशरी उसे अनवैलिड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगी। अब देखिए आगे क्या कहता है। ये कह रहा है कि जो डॉक्ट्रिन है, यानी जो लीगल डॉक्ट्रिन है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश लॉ, ये फॉलोड इंडिया में है। कहां हो रहा है? आर्टिकल 21 में। हमने पहले कहा है कि विधि के आधार पर ही किसी का जीवन और स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता था नहीं। यानी कानून कहता है किसी को गोली मार दो तो मार दो, उसको पक्ष, ये किस कारण से मारो, उसका पक्ष क्या है, उसे सुनने की जरूरत नहीं है, तो जायज होगा। इसलिए एक जो केस बताया था मेनका गांधी और वर्सेस यूनियन 1978 में, इसके आधार पे जुडिशरी ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अप्रोच कर लिया। यानी मेनका गांधी के केस ने भारत के संविधान में या आम जनता के अधिकारों के लिए एक नई मिसाल पेश कर दी, जो कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हुआ, जो इस बात को समझने के लिए बात करता है कि जो कानून है वो न्याय संगत है कि नहीं है। यानी मंशा क्या है कानून की, उसे आगे हम ऐसे देखते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है। एक आता है, दिस प्रिंसिपल मीन्स दैट अ लॉ इज नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो द करेक्ट प्रोसीजर। सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ यह कहे कि जो कानून बना है वो संविधान ने बनाई, संसद ने बनाई है और नियम तो सही है, क्योंकि संसद ने सारे प्रोसीजर किया है, बहुमत से बनी है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग बना है, राष्ट्रपति के साइन हो गए हैं, भारत के गजट में छप गया है, इसलिए कानून आइडियल है। तो ये कहता है कि प्रोसीजर बट मस्ट ऑल्सो बी जस्ट। यहां से बातें आ गई, कानून तो सही है, करेक्ट प्रोसीजर बना, लेकिन कानून क्या न्याय संगत है, फेयर है, रीजनेबल है, हैव द पावर टू रिव्यू बोथ द लॉ। इसलिए कोर्ट को एक पावर मिल गया इस केस के थ्रू, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के थ्रू, कि यह भी देखे कि कानूनी प्रक्रिया सही थी और यह भी देखे कि वो कानून न्याय संगत था। इसलिए कानून बनने के उपरांत भी अगर न्याय संगत नहीं लग रहा है तो कोर्ट उसे अनवैलिड करार कर सकती हैं और करती हैं। अब देखते हैं आगे इसके फीचर्स क्या हैं। यह कहता है कि एंश्योर दैट बोथ द लॉ एंड एग्जीक्यूशन आर जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। यानी जो लॉ है वो फेयर हो, रीजनेबल हो और तर्कसंगत हो, यानी निष्पक्ष हो, जो कानून हो निष्पक्ष हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना करता हो, तो राइट टू इक्वलिटी कहां आई फिर? जब भेदभाव हो रहा है किसी कानून से तो इक्वलिटी नहीं आ रही। इंपावर्स द जुडिशरी टू स्ट्राइक डाउन अनफेयर और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, प्रोवाइड ग्रेटर प्रोटेक्शन। अब हुआ क्या? ग्रेटर प्रोटेक्शन फॉर इंडिविजुअल राइट्स। आम जनता को महान अधिकार मिल गया, बड़ा अधिकार मिल गया, क्योंकि सरकार के द्वारा सारे कानून आइडियल नहीं होंगे, उसी चैलेंज दी जा सकती है। ओरिजिनली क्रिएटेड अमेरिका में हुआ है। फिर आगे आपकी केसेस की बातें आई, जिसमें हमने बात किया था कि ये जो केस है जो आ रहा है गोपालन के, एक ये गोपालन का केस आया, उसके बाद और भी केसेज आए हैं जिसमें हर जगह पर ड्यू प्रोसेस की वकालत नहीं की गई, क्योंकि कोर्ट इस आधार पर फैसला किया कि जो संविधान में लिखा हुआ है वो था इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस बात की वकालत कर रहे थे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लाया जाए। तो जो सलाहकार थे जस्टिस फिलिप्स, उन्होंने मना किया था, उन्होंने एडवाइस ये करा था कि भारत भी
शुरुआती स्टेज का देश है, स्वतंत्र हुआ है, और अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लाते हैं तो सरकार की बहुत फजीयत होगी और जुडिशरी पर काफी भार आ जाएगा, जो अभी उस तरह का माहौल नहीं है। लेकिन धीरे धीरे बातें आई, अब इनडायरेक्टली कोर्ट इस पर काम करने लगी है। हालांकि जो गोपालन का जो केस आया था, वो उस केस में एक जज थे, उनका नाम था फजल अली। फजल अली ने जो गोपालन के केस में बताया गया था कि इस्टेब्लिश प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ होना चाहिए, तो फैजल अली इसका विरोध कर रहे थे। तो चूंकि बहुमत से फैसला होता है कोर्ट में भी, जैसा डेमोक्रेसी में बहुमत होता है कि क्या गलत सही है, तो उनकी बात नहीं सुनी गई। इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था कि कोई भी व्यक्ति अनसुना नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए एक लीगल टर्म था उसके लिए, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति को अनसुना नहीं छोड़ा जा सकता। और अब ये न्यायिक समीक्षा का अधिकार मिल गया है। तो एक ब्रीफिंग में आप समझ सकते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 21 में, ये और डिटेल हो गया। डिटेल इस आधार पे हुआ कि मेनका गांधी के केस फंडामेंटल राइट्स को और जीवंत बना दिया। इसमें बहुत सारी बातें आई। राइट टू गो अब्रॉड इज फंडामेंटल राइट्स और नॉट। और बहुत सारी वकालतें आई कि अगर कोई विदेश जाना है तो फंडामेंटल राइट्स है कि नहीं है। तो पहले जो मेनका गांधी का केस आया था, इस्टेब्लिश प्रोसीजर बाय लॉ, उसके पहले स्टेज में यह बात हुई कि ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन बात ये लिबर्टी नहीं है। तो चूंकि कोर्ट के सारी इश्यूज को यहां पर नहीं समझा जा सकता, फिर भी आपको तो पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूं आपके समझ के लिए। और इसी आधार पे जो यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन होता है उसे समझाना होता है। मेनका गांधी का जो केस था, 7 जजों की बेंच थी, 7 जज थे। रिस्पोंडेंट भारत सरकार है, और जिसमें सरकार की क्या दलील थी। जब उनके पासपोर्ट को इंबाउंड करा गया तो भारत सरकार ने क्या दलील दी कोर्ट में, और फिर मेनका गांधी की तरफ से क्या दलील आया, और फिर अंत में कोर्ट ने कैसे फैसला किया। इस बात को समझ लेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ क्या है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है। उसे आप ऐसे समझें। आप केस का बैकग्राउंड मैंने समझा दिया था। जो क्या आर्टिकल है, इसे क्वेश्चन में, मेंस में या प्री में भी समझने के लिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, ये राइट टू इक्वलिटी है, ये राइट टू फ्रीडम है, और ये लाइफ और पर्सनल लिबर्टी वगैरह है। मेनका गांधी उस समय मैंने बताया था कि ये जर्नलिस्ट थी, सूर्या नामक मैगजीन की एडिटर थी, और उन्हें विदेश जाना था। तो ये पासपोर्ट एक्ट के अंतर्गत, अब देखो ये एक्ट है, पासपोर्ट अंडर दी पासपोर्ट एक्ट 1976। इस एक्ट के तहत उनके पासपोर्ट को इंबाउंड कर दिया गया, क्यों नहीं जा सकती। जब इन्होंने पूछा कि किस कारण से नहीं जा सकती, तो बोला कि ये कानून है जी, पासपोर्ट अंडर दी पासपोर्ट एक्ट, कि अगर आप विदेश जाते हैं तो विदेश जाने पर कानून, ये जनहित में जाना ठीक नहीं होगा आपका विदेश जाना। इसके पीछे मंशा मैंने आपको बता दी थी कि जगजीवन राम मिनिस्टर थे, तो इनको एक तरह से इनडायरेक्टली इंबाउंड करवा दिया था कि विदेश अगर जाएंगी तो वो जो सेक्स स्कैंडल है उनके बेटे के विरुद्ध में, वो पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार हो जाएगा, इसलिए जाने से रोका गया था। इसलिए जब कोर्ट जाती हैं तो पूछा गया है कि गवर्नमेंट ने क्या करा अंत में, द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू गिव एनी रीजन। गवर्नमेंट कोई रीजन नहीं दे रही है कि किस कारण से
इम्बाउंड करा गया, सिर्फ यही करिए इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। दो रीजन, मेनका गांधी देन चैलेंज द एक्शन इन द सुप्रीम कोर्ट, फिर मेनका गांधी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और कहा कि ये हमें रोक देना, विदेश जाने से रोकना आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और 21 का वायलेशन है। अब देखिए बातें आगे क्या बढ़ी। जब ये बातें आई, गोपालन केस में इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया था कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश ऑफ लॉ है, अगर किसी व्यक्ति को डिटेन करते हैं आप तो वो डिटेन होगा, चूंकि कानून कह रहा है चाहे अपराध किया हो या ना किया हो, उसका पक्ष सुना जाए या ना सुना जाए, क्योंकि कानून इसकी बात ही नहीं करता, इसलिए कानून संविधान ने सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या कर दी। अब इशू रेज आ गया कि वेदर द राइट टू ट्रेवल इज फंडामेंटल राइट और नॉट अंडर आर्टिकल 21, इट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या हमें विदेश जाना या कहीं मूवमेंट करना क्या आर्टिकल 21 का वायलेशन है कि नहीं है? क्या आर्टिकल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है कि नहीं है? वेदर द पासपोर्ट एक्ट 1966 वाज इन वायलेशन इन आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड मूवमेंट एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये तो भेदभाव हो रहा है। एंड वेदर द फ्रेज procedure established by law in article 21 means law passed by parliament, whether such as should fair, just or reasonable, यानी पार्लियामेंट ने जो कानून बना दी वही कानून आइडियल है, क्या जस्ट है, फेयर है, निष्पक्ष है, क्या है? तो ये तीन इशूज आए, ये इशू रेट किए गए। अब आर्गुमेंट दिया गया, पिटिशनर जो मेनका गांधी थी, पहले तो हमने जो इशू रेज हुए बताया कि इशू क्या था। पिटिशनर जो मेनका गांधी थी उनके तरफ से जो रेज किए गए कि गवर्नमेंट जो एक्शन ले रही है आर्टिकल 21 का वायलेट करती है, क्योंकि अगर प्रोसीजर इस्टेब्लिश लॉ के पालन किया गया है तो ये जस्ट नहीं है, फेयर नहीं है और रिजनेबल नहीं है, निष्पक्ष नहीं है। और यह ऑर्डर द ऑर्डर वाज arbitrary and violated article 14 since no valid reason was given। ये तो मनमर्जी वाला है जो हमें आर्टिकल 14 को राइट टू इक्वलिटी को रोकता है और कोई रीजन नहीं दिया जाता, अनवैलिड है। द रिस्ट्रिक्शन ट्रैवलिंग अब्रोड वायलेटेड आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी जो फंडामेंटल राइट्स में आता है, फ्रीडम राइट्स में है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रोफेशन, अपने व्यवसाय के लिए जा सकता है, अपनी बात को बोलना, चूंकि सूर्या मैगजीन एक प्रेस था। द गवर्नमेंट हैड नॉट गिवन हर ए चांस टू हियर वायलेटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी सरकार हमारा पक्ष तो सुन ही नहीं रही है, चांस ही नहीं दी है हियर, दैट इज वायलेट द नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का मतलब है जब तक दूसरा पक्ष को सुना नहीं गया तब तक जजमेंट कैसे होगा? दो में झगड़ा है तो तीसरा फैसला करे जो न्यूट्रल है, ये निर्दिष्ट है। फिर रिस्पोंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्स आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो दलील दी कोर्ट में वो ये है, द गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट द राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज नॉट ए फंडामेंटल राइट्स, यानी विदेश जाना फंडामेंटल राइट है ही नहीं, इसलिए आप कोटा ही नहीं सकते। फंडामेंटल राइट्स अगर आपको वायलेट होता है तभी तो आप अंडर आर्टिकल 32 टू 26 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाते हैं। यह कहता है सरकार की दलील है कि फंडामेंटल राइट नहीं है। और द पासपोर्ट एक्ट 1961 वाज वैलिड इनएक्टेड एंड द गवर्नमेंट हैड द पावर टू इंपाउंड द बाइंड। ये एक्ट ये कहता है कि सरकार जब चाहे किसी के पासपोर्ट को इंपाउंड कर सकती है, रोक सकती है,
वापस ले सकती है, पासपोर्ट ही सीज कर देगी। ये चूंकि एक्ट कह रहा है, अगर उसे लग रहा है कि आपके विदेश जाने से नेशनल इंटरेस्ट का खतरा है, पब्लिक इंटरेस्ट का खतरा है, तब बिना कुछ कारण बताए आपको इनबाउंड आपके पासपोर्ट को सीज कर दिया जाएगा। इसलिए सरकार कह रही है कि जायज है, एक तो इस्टेब्लिश बाय रूल है, और द लॉ वाज पास बाय प्रॉपर लेजिस्लेशन, कानून तो पार्लियामेंट से प्रॉपर तरीके से पास हुआ है, तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है अंडर आर्टिकल 21, यानी सरकार कर रही है अंडर आर्टिकल 21 है जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, और ये एक्ट कह रहा है क्योंकि कानून का पालन हुआ है। अब जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की आई, सुप्रीम कोर्ट ने पहले का जो गोपालन केस था उसे ओवर रूल कर दिया, और मेनका गांधी के पक्ष में, मेनका गांधी तो एक तरह से बहाना हुई, बल्कि एक रोशनी मिल गई इस केस के थ्रू। राइट टू टेबल अप्रोच इज ए पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, and the court interpreted personal liberty broadly including the right to go abroad। कोर्ट ने यह फैसला कर दिया इसके डिस्कशन करके कि जो विदेश जाना है वो फंडामेंटल राइट है आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत, उसका आधार वही बनाया था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का। दूसरा, अ लॉ अफेक्टिंग पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी जस्ट। अगर कोई लॉ, कोर्ट का जो फैसला आया, अगर कोई लॉ हमारे राइट्स को, स्वतंत्रता को इफेक्ट करता है, वायलेट करता है, कब करेगा? जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होनी चाहिए। A law affecting personal liberty must be just, fair and reasonable होना चाहिए। यानी पर्सनल लिबर्टी अगर किसी को रोका गया है तो क्या कारण है, तर्कसंगत है कि नहीं है, क्या आर्टिकल 19 का 14 का वायलेशन है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है, उसके पीछे मंशा क्या सरकार की है? कैसे मैंने बोल दिया कि आपको गिरफ्तारी का कानून है, गिरफ्तार कर ली जाओगे। दिस एक्सपेंडेड द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21, इसलिए आर्टिकल 21 का मीनिंग ही बदल गया, एंड इंट्रोड्यूस्ड एलिमेंट्स ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये एलिमेंट एक तरह से इंट्रोड्यूस हो गया संविधान में, हालांकि संविधान में अभी आर्टिकल 21 में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अब कोर्ट को एक ज्यादा अधिकार मिल गया। आर्टिकल 21 इज लिंक्ड विथ आर्टिकल 14 एंड 19, और कोर्ट ने भी व्याख्या कर दी कि जो राइट टू इक्वलिटी है और राइट टू फ्रीडम है उससे इसका रिलेशन है, इसलिए ये फंडामेंटल राइट्स है। और एनी लॉ रिस्ट्रिक्टिंग पर्सनल लिबर्टी मस्ट आल्सो बी सेटिस्फाई। कोर्ट ने भी कह दिया कि कोई भी कानून जो पर्सनल लिबर्टी को सेटिस्फाई करता हो उसकी टेस्ट करी जाएगी, यानी रीजनेबल होने चाहिए अंडर आर्टिकल 14 और 19, यानी किस कारण से किसी गिरफ्तारी हुई, किस कारण से रोका जा रहा है, उसकी मंशा क्या है, इन सारी बात की जजमेंट करी जाएगी। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ मस्ट नॉट बी आर्बिट्री। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ यानी कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये मनमर्जी वाला नहीं होना चाहिए कि मनमर्जी है, हमने कानून पास कर दी, हमारी बहुमत है, वो इसलिए लागू होगा और हम पर लागू कर दिया जाएगा। इसलिए कोर्ट के पास और पावर आ गया। सो द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड अ फेयर हियरिंग बिफोर रिस्ट्रिक्टिंग एनी फंडामेंटल राइट्स। इसलिए कोर्ट को अधिकार मिल गया कि पूरी फेयर हियरिंग होगी। जिसका इंपैक्ट आप समझ ही गए, दैट हैज बीन ओवररूल्ड दी AK गोपालन केस ओवररूल हो गया, और उसके बाद मेनका गांधी के केस ने एक नई चिराग दे दी, एंड सुप्रीम कोर्ट ने जस्ट, फेयर, रीजनेबल वो दे दिया। कहने का मतलब है कि
काफी स्कोप आ गए जुडिशरी के पास, और फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लेनेशन और डिटेल हो गए। लिखा हुआ है एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, established that Article 14, 19, 21 are interconnected and courts could now strike down laws that violate fundamental rights। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और कोर्ट को इसको व्याख्या करने की अधिकार मिली। एंड शिफ्टिंग इंडिया टुवर्ड्स ड्यू प्रोसीजर लॉ, यानी ड्यू प्रोसीजर लॉ एक तरह से इंप्लीमेंट हो गया इंडिया में। प्रोसीजर लॉ मीनिंग properly enacted, and after this case India moved towards, इसके बाद India moved towards due process of law, allowing court to checking a law where fair and just, यानी कोर्ट को इसका अधिकार मिल गया। इसलिए जो न्यायिक प्रक्रिया समीक्षा है, जुडिशियल रिव्यू है, ये भी डिटेल हो गए। The judiciary now had greater power to review laws and government action that infringed fundamental rights। अब कोर्ट को यह अधिकार मिल गया कि जो सरकार जो कानून बनाएगी या सरकार कोई एक्शन लेगी, वो एक्शन कितने न्याय संगत है, और उसके आधार पे उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी, जो फिर लागू नहीं होगा। तो मेनका गांधी का केस एक माइलस्टोन बन गया। तो आई होप मैं समझ सकता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि आर्टिकल 14, 19, 21 का रिलेशन सब फंडामेंटल राइट से है, और कोर्ट के पास एक अधिकार मिल गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के कारण से, जो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। हालांकि हमारे संविधान में भी अभी इंसर्ट नहीं किया गया है, लेकिन जुडिशरी को अधिकार है इसके अंदर में व्याख्या करने का। थैंक यू वेरी मच।